हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। आइए आज हम लोग इस लेक्चर में करेंगे 3D के जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं आज हम लोग जानेंगे, और जो भी VVI क्वेश्चंस बनते हैं वो भी साथ साथ करते हुए चलेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसमें जो भी सवाल लिया गया है परीक्षा के दृष्टिकोण से लिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका कि डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात। डायरेक्शन रेशियो या दिक् अनुपात ये है। अब इसको आपको समझना है कि क्या होता है। उसके पहले मैं बता दूं कि इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक्सिस 3 होते हैं। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक जेड एक्सिस होता है। ठीक है, ये बात आपको पता चल गया होगा। और साथ ही साथ ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर इसमें से कोई लाइन अगर हम एल यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, अगर ये लाइन एल दिए हुए हैं तो इसका डायरेक्शन रेशियो, ये दो चीज़ होता है। एक होता है डायरेक्शन रेशियो और एक होता है डायरेक्शन कोसाइन। ये दोनों के दोनों लाइन के इम्पोर्टेंट होते हैं। समझिए ना, इसके ये पार्ट है और दो इसके बिना लाइन अधूरा रहता है। अगर ये दोनों अगर आपको पता नहीं है ना तो आपको लाइन में यानी बहुत दिक्कत होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपको इसको समझना पड़ेगा। ये दो टर्म है, एक डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, जो बारी बारी से समझना है। ठीक है, ओरिजिन या कोऑर्डिनेट आपको पता ही होगा कि 0 0 0 होता है। और ये भी बात पता है कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग ये आई कैप यूनिट वेक्टर होता है, जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है और के कैप जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है। अगर ए का कोऑर्डिनेट लिया जाए अगर एक्स एक्सिस पे तो ये 1,0,0 होगा। आप बी पर लेंगे तो 0,1,0 होगा, क्योंकि ये हम क्या यूनिट वेक्टर ले रहे हैं। और ये सी जो होगा 0 0 1 होगा। ये बात आप जानते हैं। और ये भी बात देखिए, ये वाला जो प्लेन है आपके सामने लिखा हुआ है, ये वाला है एक्स जेड प्लेन। देखिए ये वाला एक्स एक्सिस और क्या ये जेड एक्सिस के बीच में है, तो ये आपका एक्स जेड प्लेन कहलाएगा। ये वाला कौन एक्सिस कहलाएगा, ये वाला कौन प्लेन कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा आपका ये वाई जेड प्लेन, क्योंकि इधर जेड है और इधर वाई है। और ये वाला इधर जो लिखे हुए हैं ये क्या कहलाएगा बताइए, ये आपका कहलाएगा आपका आपका एक्स वाई प्लेन। ठीक है ना, ये एक्स वाई प्लेन है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ये समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और ये समझे रहिएगा ना तो बाद में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब क्या है, सबसे पहले मैंने कहा कि डायरेक्शन रेशियो आपको समझना होगा। जैसे मान लेते ये लाइन आपका लाइन है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर हम ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं। ABC डायरेक्शन रेशियो है, ये 3D फॉर्म है। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। इसको हम जो भी डायरेक्शन रेशियो दिया है ना तो उसको वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब आई कैप, इसमें आई कैप, इसमें जे कैप, इसमें के कैप लगा देंगे। तो आप ये जानते होंगे, वेक्टर पढ़े होंगे तो। ठीक है, अब चलिए डायरेक्शन रेशियो हम पहले ही दे दिए हैं। और ये भी बात पता है कि जब डायरेक्शन रेशियो होता है ना, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना, एक आपस में क्या प्रोपोर्शनल होता है। B/M और C/N ये आपस में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और ये LMN डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो देखिएगा, डायरेक्शन कोसाइन को हिंदी में कहते हैं दिक् को ज्याएं। क्या कहते हैं, दिक् को ज्याएं कहते हैं। अगर LMN उस लाइन का दिक् को ज्याएं है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा उसका फॉर्मूला होगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल वो लाइन अगर बना रहा है तो ये इसका फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। याद रखिएगा, ये जब एंगल दिया है तब तो ये होता है। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में दिया है तो क्या होगा, तो A/√A² प्लस B² प्लस C², B/√A² प्लस B² प्लस C², C/√A² प्लस B² प्लस C², ये होता है। अब देखिए, परीक्षा में जो आप सवाल पूछता है इसको ऐसे डायरेक्ट ना दे करके इसको ऐसे भी लिखा मिलता है कहीं के। देखिएगा, जब ऑब्जेक्टिव बनाओगे ना तो आपको ऐसे दिखेगा। यानी आपको पता है ना, ये रूट का तो रूट रहेगा और सिग्मा का मतलब होता है सम। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम यानी योग। जैसे AI² लिखा है, इसका मतलब हुआ कि AI² प्लस B² प्लस C², क्योंकि यहाँ ABC 3 ही तो है, इसको जोड़ देना है। तो आशा करता हूँ ये समझे होंगे। ऑब्जेक्टिव में अगर ये आएगा तो ज़रूर ध्यान रखना इसको, ठीक है ना, इसको ज़रूर ध्यान रखना आप। ठीक है, गुड। आगे देखिए, अब आपके सामने कुछ मैं नोट लिखा हूँ। अब LMN के बारे में आप जान चुके होंगे कि अगर कोई लाइन L है
तो इसका डायरेक्शन रेशियो अगर ए बी सी है, अगर डायरेक्शन कोसाइन आपका एल एम एन है, तो इसमें बहुत ऑब्जेक्टिव बनने वाला होगा। ठीक है, देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, आपको ध्यान रखना है। ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है 1, अगर डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है तो। ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई लाइन कह देगा कि एक लाइन एल है, ठीक है ना, अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन कह देगा ये पी है, क्यू है, अगर आर है, अगर ऐसे दे देगा तो ये पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कि ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हम लोग माने हैं एल एम एन उसका डायरेक्शन कोसाइन है, अगर पी क्यू आर मान लेंगे तो इसका होल स्क्वायर जोड़ेंगे तो 1 होगा। बस आपको समझ लेना है। ठीक है, और एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर कॉस अल्फा, तो यानी कॉस स्क्वायर अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा तो कॉस स्क्वायर बीटा, एन बराबर कॉस गामा तो कॉस स्क्वायर गामा, इसका जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है 1, याद रख लीजिएगा आप। ठीक है ना, परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं ये थर्ड भी है। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे 2 होगा, क्या होगा ये, यहाँ पे 2 होगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होता है, ये 2 होता है, याद रखिएगा। ये 2 को 1 और अगर साइन लगा रहेगा तो 2 याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से ये 3 ऑब्जेक्टिव तो आपको याद हो गया, ये तीनों ऑब्जेक्टिव आपको याद होगा। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, देखिए इक्वेशन पूछ रहा है, लाइन का नहीं, लेकिन ये अब पूछेगा आप सबसे पहले कि एक्स वाई प्लेन का, तो ये जेड बराबर 0, वाई जेड प्लेन का पूछेगा तो एक्स 0, जेड एक्स प्लेन का पूछेगा तो क्या कहिएगा y0। मतलब क्या हो रहा है, अगर एक्स वाई का पूछेगा तो z0, तीसरा का जो होगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ yz है तो यहाँ yz में क्या है x0 हो जाएगा, अगर zx है तो यहाँ पे क्या y0 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव 1 सेकेंड में बन जाएगा। ठीक है ना, तो डायरेक्शन कोसाइन, अब देखिए टर्म आ गया, ऑब्जेक्टिव पूछता है डायरेक्शन कोसाइन के रूप में कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बता दीजिए, तो 1,0,0, तो एक्स अगर एक्स का पूछेगा ना, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो एक्स में 1 लगा दीजिएगा, एक्स एक्सिस में 1 लिख लीजिएगा। अब बाकी दोनों वाई जेड नहीं पूछ रहा है तो वो 0 हो जाएगा। वाई एक्सिस का उसी प्रकार से अगर क्या हो जाएगा ये 0 1 0, और जेड एक्सिस से क्या हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, यानी जेड का पूछेगा ना तो जेड में 1 लिख दीजिएगा, बाकी एक्स वाई में 0 हो जाएगा। ये दिमाग जरूर लगा लीजिएगा, आपको डायरेक्ट दिख जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा अब यहाँ से कि अब एक टॉपिक पूछा आपसे क्या कि ये डिस्टेंस बिटवीन ये देखिए ये डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये कई बार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आए हुए हैं यहाँ से, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट कोई कोई पूछ लेता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अब प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये पॉइंट ये यहाँ दिया हुआ है, बी इतना दिया हुआ है, तो दोनों के बीच की दूरी ऐसे निकालते हैं, ये 10th में ही पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि ये 2 बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन क्या होती है आपको बताने हैं। तो वही बात हो गई कि दिक् कोसाइन एक रेखा होगा, इसके 2 पॉइंट अगर इस पे दिया है ना, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका दिक् अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, तो ए यहाँ पता है और बी यहाँ पता है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम ए बी निकाल लेंगे। ए बी कैसे निकलेगा, तो ओ बी माइनस ओ ए, मतलब घटाने के बाद, यानी इसमें से ये घटा दीजिए, तो निकल गया x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। ये वेक्टर में भी आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, कि 2 पॉइंट्स के मिलाने से वेक्टर कैसे निकलता है। तो ए बी वेक्टर है ना, तो इसको आप ऐसे भी निकालते होंगे, ओ बी वेक्टर में से ओ ए वेक्टर घटा देंगे ना, तो आपका ए बी वेक्टर निकल जाएगा। तो वही काम हुआ है, x2 में से क्या घटेगा, ये x2 में से x1 घटा हुआ है, y2 में से y1 घटा हुआ है, और ये z2 में से z1 घटा हुआ है, तो निकल गया ये। तो अब ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, तो ए बी का अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो नहीं निकाल सकते हैं, कैसे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, ऐसे आपको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब जब ये वेक्टर अगर पता है आपको, तो इसका ये डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं और डायरेक्शन कोसाइन भी, तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ये डायरेक्शन रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइन कैसे होगा, तो डायरेक्शन रेशियो में
डायरेक्शन रेशियो में हम क्या करेंगे, इसके अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन आपका निकल जाएगा। इससे अगर फॉर्मूला को याद रखिएगा तो ही सवाल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ आए नोट के बारे में। नोट ये है कि नोट कह रहा है कि इफ़ ए बी सी आर कोलिनियर, अगर ए बी सी अगर कोलिनियर है या हिंदी में कहें तो संरेखीय है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकाल दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको क्या शो करना है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो आप ए बी वेक्टर निकाल दीजिए और इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल दीजिए। आप बी सी वेक्टर निकाल दीजिए और डायरेक्शन रेशियो निकाल दीजिए। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो का अनुपात क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो बी सी क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, हमेशा याद रखना है इसको। ठीक है, यानी दोनों को डायरेक्शन रेशियो निकालने के बाद अगर डिवाइड करेंगे ना तो एक समान आएगा, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, अब यहाँ से अब आगे आपका थ्योरी जो है यहाँ से सब्जेक्टिव के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। पहला थ्योरी कह रहा है कि इफ़ दिए गए बिंदु ए से जाने वाली तथा दिए गए सदिश बी के समानांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सवाल कैसे पूछेगा, सवाल पूछेगा कि अगर एक पॉइंट ए से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके समानांतर में कोई वेक्टर क्या है, ये बी आपको पता है, ये पता दिया रहेगा आपको, तो आपको निकालने हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या पता है, तो एक बिंदु पता है, क्या पता है, एक बिंदु ए पता है, जो दिया है उसको आपको ध्यान रखना है। इसीलिए गिवन में हम लिख दिए हैं कि ए दिया हुआ है x1, y1, z1, ये हमेशा आपको पता रहेगा जब इस टाइप पे सवाल आएगा। तो ए पता है तो उसको हम ओ ए के रूप में, वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। ओ ए को हम वेक्टर ए मान लेंगे और इसको लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, वही वेक्टर लिख दिए। अब देखिए ये P है ना, इक्वेशन निकालने के लिए P एक जनरल पॉइंट यानी मूविंग पॉइंट बनना पड़ता है, x, y, z, नहीं तो इक्वेशन कैसे निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। इसलिए ये आपको लेट किया जाता है, अपने से माना जाता है। यानी तो OP को क्या लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो OP को वेक्टर R लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अब देखिए वेक्टर B जो होगा ये आपको पता रहेगा हमेशा, ये जो आपको पता रहेगा अगर इस टॉपिक पे है तो ये कह रहा है एक सदिश बी, ये आपको दिया रहेगा, ये दोनों बात आपको पता रहेगा, लिख देना है। जैसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि एक वेक्टर क्या पता है आपको, ये बी पता है। ठीक है, अब ये बी पता है तो फार्मूला वेक्टर फॉर्म का जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, यही लाइन का फॉर्म होता है वेक्टर फॉर्म में। और ये होता है 3D फॉर्म में x माइनस x1 बटा ए बराबर y माइनस y1 बटा बी बराबर z माइनस z1 बटा सी। ठीक है, तो ये आपको ये 3D फॉर्म और वेक्टर फॉर्म ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो अब सवाल आपको दो पूछेगा, आपको वेक्टर फॉर्म का भी पूछ सकता है और 3D फॉर्मूला भी पूछेगा। नोट में एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये LMN अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो x माइनस x1 बटा एल बराबर y माइनस y1 बटा आपका ए हो m हो जाएगा, क्या हो जाएगा m, और z माइनस z1 बटा क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन अगर LMN लीजिएगा ये, तो यही इसी से डिवाइड करना होगा। जैसे यहाँ पे ABC से डिवाइड किए कब, जब इस डायरेक्शन रेशियो रहता है तब, अगर कोसाइन रहता है तो कोसाइन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है एक सवाल यहाँ पे आपके लिए हम लेके आए हुए हैं कि सवाल करते हुए चलिएगा तो समझिएगा कि आखिर ये कैसे होते हैं। ठीक है ना, ध्यान से सुन लीजिए। कह रहा है कि बिंदु 5,2,-4 से जाने वाली तथा सदिश इतना के समानांतर, ठीक है आपको देखिए ये कह रहा है इतना के समानांतर और इतना से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है आपको। ये दो बात आपको दिया हुआ है और वहीं दोनों बात यहाँ पे लिख देना है। जैसे वेक्टर आपका पॉइंट ए दिया हुआ है तो वही वेक्टर को हम ए मान लेंगे और ए दिया हुआ है 5 कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। अब वेक्टर बी जो समानांतर वेक्टर दिया होता है उसको हम बी मानते हैं, तो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप उसको हमने ये दिया है तो लिख दिया है। अब ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, जिस लाइन का हम इक्वेशन निकाल रहे हैं उसका डायरेक्शन रेशियो किसके बराबर होगा, तो जो समानांतर वेक्टर दिया है ना वहीं देखिए ये जो डायरेक्शन जो समानांतर वेक्टर दिया है ना वहीं उसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो 3,2, -8 हो गया, ये बात आपको पता चल गया। ये 3D फॉर्म वाला है क्योंकि 3D फॉर्म निकालने में ये काम आएगा, इसलिए हम आपको बता दिए अलग से निकाल के। अब देखिएगा
ये P तो एक जनरल पॉइंट लेना है, P एक जनरल पॉइंट लेना है इक्वेशन निकालने के लिए। तो x y z है, तो OP वेक्टर कितना हो जाएगा, तो OP वेक्टर को r मान लीजिए, OP वेक्टर को क्या मान लीजिए r, और r को क्या लिखिएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस z कैप। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो है इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, तो वेक्टर r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी होता है ना। ये दोनों फॉर्म में पूछ रहा है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो ये समांतर रेखा दिया है, तो कह रहा कि सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये दोनों में आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है फॉर्मूला, वेक्टर r इक्वल टू a प्लस लैम्डा भी होता है। तो वेक्टर r इक्वल टू हो जाएगा 5 पाई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। क्यों, क्योंकि आपको वेक्टर ए पता है। वेक्टर ए कहाँ है पता है, तो देखिए वेक्टर ए आपको यहाँ से पता है, ठीक है। और वेक्टर बी कहाँ है, तो वेक्टर बी आपको यहाँ है। बस इसका दोनों का मान यहाँ रख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये वेक्टर ए आप प्लस लैम्डा, अब बी कितना है, तो बी है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। तो वेक्टर फॉर्म कंप्लीट। खाली बस यहाँ पे रख देना है। अगर आपको फॉर्मूला अगर ये याद है ना, तो इसमें रख दीजिएगा, ठीक है ना, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे पीछे करके देखते रहिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो ये बात बार बार सुनिएगा ना, 2 बार 3 बार, तो याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यही कहता कि नहीं हमको 3D फॉर्म में निकालिए, तो क्या करते हैं आप, या कार्टेशियन फॉर्म में पूछता तो क्या करते हैं, 3D फॉर्म को ही कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। तो सूत्र ये लिखिए, जो याद है पहले सूत्र उसको लिख लीजिए। तो x माइनस x वन बटा ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बटा बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बटा सी होता है ना। तो x माइनस x वन, अब x वन वाई वन क्या होता है, जो पॉइंट दिया होता है ना, ये होता है x1, ये होता है y1 और ये होता है z1। तो x माइनस 5, देखो ये 5 घटेगा, तो x माइनस 5 अब बाई जो देखो यहाँ लिखे हुए ना डायरेक्शन रेशियो, तो यही सी से डिवाइड होगा। तो x माइनस 5/3 और y माइनस 2, देखिए ये दिया हुआ y माइनस 2 अब बाई ये नहीं, ये हो जाएगा आपका 2 से डिवाइड, और ये z अब प्लस यहाँ -4 दिया है ना, तो -4 रखने के बाद क्या हो जाएगा, ये +4 अब बाटा -8 इक्वल टू लैम्डा। ये आपका इस प्रकार से सवाल आपको बनाना है। ये सवाल हम इसलिए बना के दिखाए हैं कि परीक्षा में आपको कैसे बनाने हैं इस बात को ध्यान रखना है। कुछ भी मत छोड़िएगा, एकदम डीपली लिखिएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, आपको उसका फॉर्मूला भी देख लीजिए, ठीक है। इसका केवल फॉर्मूला है, इस पर सवाल नहीं कराए हैं, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा चेंज करेंगे तो सवाल नंबर 1 की तरह ही हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट क्या होता है, तो इसमें 2 पॉइंट पता रहेगा, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। तो दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, तो वेक्टर ए इस यहाँ लिखेंगे और ओ बी को वेक्टर बी लिख देंगे। तो ये पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस ए का तो यही रहेगा, प्लस लैम्डा यहाँ बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है ना। ए प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस ए आपको याद रखना है। और अगर 3D फॉर्म में पूछेगा तो x माइनस एक्स वन बटा x2 माइनस x1 अब बराबर y माइनस वाई वन बटा y2 माइनस y1 अब बराबर z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। जैसे मान लीजिए एक सवाल पूछ दिया, यहाँ 1 2 3 है और एक पॉइंट है क्या, ये 3 है 4 है और क्या ये 5 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालिएगा बताइए 3D फॉर्म में, तो ये तो वेक्टर आपका ए हो जाएगा, ये वेक्टर ए हो जाएगा, ये वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए आप प्लस लैम्डा इंटू ये बी में से क्या करिएगा, ए घटा लीजिए, तो वेक्टर फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार से। और 3D फॉर्म में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपको डायरेक्ट ये x माइनस x1 कितना है, तो x1 है आपका 1 अब बाटा x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ये y माइनस y1 कितना है आपका 2 अब बाटा ये 4 माइनस 3 y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 2 अब बराबर ये z माइनस क्या हो जाएगा ये 3 अब बाटा 5 माइनस 3। तो इस प्रकार से आप दोनों फॉर्म बना सकते हैं। इस पर सवाल आपको समझ लेना है, ठीक है। एक बार देखिएगा, इसको ध्यान से समझ में आ जाएगा। अगला टॉपिक है कि दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से बहुत VVI क्वेश्चन माने टॉपिक है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनिए इसको, ठीक है। क्या है, कह रहा है कि दो रेखाओं के बीच का कोण यानी एंगल बिटवीन 2 लाइन्स आपको बताने हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पता रहेगा एक लाइन 1, ये लाइन 1 पता रहेगा और एक लाइन 2 पता रहेगा।
ठीक है। तो इसको दे करके आप क्या निकाल सकते हैं, देखो एंगल निकालने में केवल और केवल ये B1 और B2 का काम है, A1 A2 का कोई काम नहीं होता है एंगल निकालने में। तो जब एंगल निकालने के फेर में रहोगे ना, तो बस A1 A2 के बारे में मत लिखना, केवल बस B1 लिख देना और B2 लिख देना। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं आपका ये B1 और B2 लिख दिए हैं। एंगल बिटवीन L1 L2 का फॉर्मूला होता है कॉफ थीटा बराबर B1 डॉट B2 अब बटा मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2, ये पहला फॉर्मूला, ठीक है। इसको जब हम ये जब इसका मान रखेंगे A1 B1 C1, जब इसको डॉट निकालेंगे देखो A1 A2 आएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 आएगा, तो इसका मान रख देंगे यहाँ पे, तो ये आपका 3D फॉर्म में ऐसे हो जाएगा। ये 3D फॉर्म वाला इक्वेशन है, ये वेक्टर फॉर्म है और ये आपका 3D फॉर्म है, ठीक है। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं हम, कॉफ थीटा बराबर ये देखो A1 बटा इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो L1 हो जाएगा, यानी डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कॉफ थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे सवाल भी है नीचे देखिएगा। अब कुछ नोट में बात हुआ है, इसको समझ लीजिए। नोट में कह रहा है कि अगर लाइन 1 और लाइन 2 क्या है, परपेंडिकुलर है, तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बनेंगे। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। अगर परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या हो जाएगा, ये 0। काहे 0 हो जाएगा, तो थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा तब लंबवत होगा। तो कॉफ 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉफ 90 का वैल्यू 0 होता है। इसलिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 आया, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव है, जितने भी बता रहे हैं ना सब के सब क्या है, ऑब्जेक्टिव है। अगर मान लेते हैं कि लाइन 1 और लाइन 2 क्या है, आपस में पैरेलल हो गया, तो क्या करेंगे, तो इसका अनुपात बराबर हो जाएगा। जैसे आप A1 A2 गुना किए हो ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। और यहाँ पे देखिए L1 बटा L2 बराबर M1 बटा M2 बराबर N1 बटा N2। ये सब के सब ऑब्जेक्टिव है, आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इस पे एक सवाल है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है तो ये यहाँ से सवाल तो बनता ही बनता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। कल है कि दिए गए रेखा युग्म का क्या करिए, सॉल्व करके इसके एंगल के बीच का कोण ज्ञात करिए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लाइन किस रूप में रहता है। तो लाइन का फॉर्म बता दीजिए आप। लाइन का जो फॉर्म होता है ना, क्या होता है, ये A1 A प्लस लैम्डा बी के फॉर्म का होता है। A प्लस यहाँ पे A1 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा। तो A प्लस लैम्डा बी के फॉर्म का होता है, ठीक है। तो इस फॉर्म का होता है, तो देखिए इसी फॉर्म में लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, एगो लाइन 1 और एगो लाइन 2। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, लाइन 1 लाइन 2 दिया है तो एगो A1 और B1 मान लेंगे, एगो दूसरे को क्या मान लेंगे, A2 और प्लस क्या लैम्डा B2 मान लेंगे, क्योंकि 2 लाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लाइन 1 दिया है, लाइन 2 दिया हुआ है, तो लिख देंगे कि इतना ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। अब उसके बाद में आपको ध्यान से सुनना है और मान लेना है कि ये जो यहाँ से क्या पता है, एंगल निकालना है। तो भाई A1 A2 से तो कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल आपका B1 से और B2 से मतलब है। तो इसीलिए हमने B1 को लिख दिया है और ये B2 को लिख दिया है। कैसे, देख करके आई देखो, B1 को आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, B2 को लिखे हैं 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, लिखे हैं ना। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, कॉस थीटा बराबर, ये वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्मूला सूत्र लगा दीजिए, B1 डॉट B2 बटा मैग्नीट्यूड ऑफ B1 अब मैग्नीट्यूड ऑफ B2, ठीक है। अब B1 B2 कैसे निकालिएगा, देखिएगा B1 का मान यहाँ पे रख दीजिए, B1 और B2 का डॉट निकाल दीजिए और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा। सॉल्व करिएगा तो ये आई से आई में करिएगा तो आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 इंटू 3 आप प्लस फिर 2 इंटू -2 आप प्लस फिर 2 इंटू 6। अब बाई ये रूट अंडर 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। ये 3 के स्क्वायर 9, अच्छा 2 के स्क्वायर ये 4, तो हो जाएगा ये 3 के स्क्वायर 9 और 4 13 और 36 49 हो जाएगा ये। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 - 4 प्लस 12 बटा 7 3 का 21 और हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 12 3 15 में से 4 गया 11 11 बटा 21, इसका आपका थीटा बराबर हो गया cos इनवर्स 11 बटा 21, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं। और हम आपको देखो, जब वेक्टर फॉर्म में जब ये लाइन दिया हुआ है ना, 2 लाइन, तो हम वेक्टर फॉर्मूला सूत्र लगाए हैं।
अगर आपका 3D फॉर्म दिया हुआ है, देखिएगा ये ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, ऐसे भी सवाल पूछेगा कि ये जो दो लाइन है इसके बीच का एंगल निकाल दीजिए। तो आपको डरना नहीं है, आपको एंगल का कई सारा फॉर्मूला आप लिखे हुए हो। तो इसके मध्य का कोण कैसे निकालिएगा, जिससे L1 लिख देना है, L2 लिख देना है, और यहाँ से बस जो B होता है ना, जो नीचे लिखा होता है ना, वही B होता है, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन रेशियो आपको बस केवल ध्यान रखना है, वो ऊपर क्या लिखा है उससे मतलब नहीं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1 क्या हो जाएगा, ये 3,5,4 यहाँ लिख देना है, और A1 B1 C1 मानते हैं, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 को A2 B2 C2 मानते हैं। तो L2 के नीचे क्या लिखा हुआ है 1,1,2 इसको लिख देना है, ठीक है। अब एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर, देखो अब ये वेक्टर फॉर्म नहीं है, 3D फॉर्म में दिया हुआ है लाइन, तो हम 3D फॉर्मूला सूत्र लगा देंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटा रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। और ये कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा ये, अब इसको गुना कर दीजिए, A1 A2 देखो ये 3 है, 3 गुना 1, तो 3 गुना 1 कर दीजिए, और ये हो जाएगा 5 गुना 1, तो 5 गुना 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुने 2, तो 4 गुने 2, अब बाटा रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर इंटू में रूट अंडर 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस क्या 2 के स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये 3 प्लस 5 प्लस 8 बटा रूट अंडर 50, देखो 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, तो 25 और 9 34 और 16 आपका 50 हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1, 1 के स्क्वायर 1, 1 1 2 और 4 6। ओके, जब सॉल्व करेंगे तो ये रूट अंडर 300 नीचे हो जाएगा, ऊपर 16 हो जाएगा, अब बटा ये 16 बटा ये 10 रूट 3 हो जाएगा 300 का, और ये 2 से कट जाएगा तो 2 8 16, और ये 5 रूट 3 इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, एक और सवाल इस पर बनता है, ठीक है ना, पी का मान ज्ञात करने वाले, यही 3 सवाल एंगल में बनता है, और बोर्ड में अगर आना होगा 3D से अगर 2 नंबर में तो केवल यहीं आएगा, और ये पी निकालने वाला तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, आपको बस इसको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, ये सिंपल सवाल भी पूछा जाता है, और कभी कभी थोड़ा सा, ठीक है, कभी कभी क्या होगा इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाता है, तो हमने थोड़ा सा जो टेढ़ा है होता है सवाल, थोड़ा सा टफ सवाल होता है, वही आपको हम समझा दिए हैं, जो एनसीईआरटी के सवाल है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आपको सजा के दिया हुआ है ऑलरेडी लाइन, ठीक है, तो ठीक है, अगर नहीं सजा के दिया हुआ है तो हम जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे ऐसे आपको कर लेना है। आपको पता है ना कोई भी लाइन किस रूप में रहता है, तो x माइनस x1 बटा a इक्वल टू वाई माइनस वाई1 बटा बी इक्वल टू होता है z माइनस z1 बटा सी। अगर इस रूप में नहीं दिया है तो आपको क्या करना होगा, सजाना होगा। कभी कभी क्या होगा कि x1 को पहले दे देगा, x को बाद में देगा, क्या करना है, x को पहले पॉजिटिव करना है। जैसे इस सवाल में देखिएगा ये लाइन 1 दिया हुआ है ना, तो थोड़ा सा आपको अजीब दिखेगा, देखो 1 माइनस एक्स पहले होना चाहिए था ना, और वो प्लस में होना चाहिए, एक्स को एक्स वाई जेड सब प्लस में होना चाहिए, और एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप पहले उसको बनाओ, तो अब इस फॉर्म में लाओगे तब जाके आपका वो सूत्र काम करेगा, नहीं तो वो सूत्र काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए ये है और ये दो लाइन है, करें इसके बीच के क्या है, ये अगर ये दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, ये दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो आपको पी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि लंब है तो दोनों लंबवत होते हैं, तो उसका जो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या होता है, 0 होता है, ये बात तो आपको पता है। लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लाइन 1 को लिखेंगे, तो लाइन 1 को हमने लिख दिया 1 माइनस एक्स बटा 3 इक्वल टू 7y माइनस 14 बटा 2p बराबर z माइनस 3 बटा 2, ऐसे लिख दिए हैं। अब x को पॉजिटिव करने के लिए हम माइनस वन कमन करेंगे, तो माइनस 1 कमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x पॉजिटिव और 1 नेगेटिव हो जाएगा, तो x माइनस 1 बटा 3, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा 7 कमन करेंगे तो y माइनस 2 बटा 2p हो गया, ये हो जाएगा z माइनस 3 बटा 2, क्योंकि ये ऑलरेडी सजा के दिया है तो उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब ये -1 को क्या करेंगे कि कोई फर्क ना पड़े और यहाँ से हट भी जाए, तो क्या करेंगे हम, ये -1 को हम 3 में भेज देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये x माइनस 1 बटा -3 हो जाएगा, और ये y माइनस 2 बटा ये 7 को नीचे ला देंगे तो 2p बटा 7 हो जाएगा। क्यों, इसको हम यहाँ क्यों लाएं, क्योंकि ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 वापस ऊपर भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम क्या किए हैं, y माइनस y1 के रूप के लाए हैं, इसीलिए ऐसे कर रही हैं। ये z माइनस 3 बटा 2 हो गया, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपका किस रूप का हो गया, तो ये x माइनस x1 बटा a इक्वल टू y माइनस y1 बटा b1
इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बटा सी वन। इस रूप का हो गया। जब इस रूप का हो गया तो हम ए वन बी वन सी वन यानी इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल देंगे। ए वन बी वन सी वन कितना हो जाएगा ये -3 कोमा 2p बटा 7 और कोमा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से लाइन 2 को सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस देखिए लाइन 2 जो दिया हुआ है यहाँ पे 7 माइनस 7 बटा 3p और ये y माइनस 5/1 और 6 माइनस जेड बटा 5। तो देखो ये इसको सजाना पड़ेगा और इसको सजाना पड़ेगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी सजा के दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से -7 कॉमन करेंगे क्योंकि यहाँ -7 कॉमन करेंगे तो ही तो x पॉजिटिव होगा ना। तो -7 कॉमन कर लिए तो हो जाएगा x माइनस 7 x माइनस 1 हो गया बटा 3p और यहाँ से तो सजा के दिया हुआ है और यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो z माइनस 6 बटा 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इस -7 को नीचे लाएंगे तो x माइनस 1 बटा -3p बटा 7 इक्वल टू y माइनस 5 बटा 1 और ये z माइनस 6 बटा -1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो -5 हो जाएगा। और उसी प्रकार से अब यहाँ क्या करेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 लिख देंगे। ये आपका कितना हो गया, क्या ये आपका हो गया -3p बटा 7 1 और -5 और एक यहाँ भी डायरेक्शन रेशियो है ये दोनों। अब इसका योगदान अब आपको करना है। ये चूँकि आपको पता है ना कि लाइन 1 लाइन 2 का है परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है। क्या है ये लंबवत है। लंबवत है तो आपको पता है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होता है। ऊपर पढ़ाए हैं फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। तो अब बताइए ये आपका a1 पता है, देखिए a1 पता है b1 पता है c1 पता है और a2 पता है a2 पता है b2 पता है c2 पता है। सबका मान यहाँ रख दीजिएगा। तो ये -3 a1 है -3 a2 है -3p बटा 7 b1 है 2p बटा 7 अब b2 है 1 और c1 है 2 और c2 है -5। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा ये आपका 9p बटा 7 आप प्लस ये हो जाएगा कितना ये 2p बटा 7 हो जाएगा -5 दूना 10 बराबर 0। 10 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 10 हो जाएगा और इसका एलसीएम ले लेंगे तो 9p प्लस 2p तो क्या हो जाएगा ये 11p 7 दहा के कितना हो जाएगा 70 और p हो जाएगा 70 बटा 11। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए अब लास्ट टॉपिक है आप लोग का, क्या है ये कि दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की डिस्टेंस कैसे निकलते हैं आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है ना क्या होता है, बड़ा सिंपल होता है। d बराबर होता है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बटा मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो ये फॉर्मूला ही याद करना मेन होता है। बाकी सब तो क्रॉस निकालना जानते हो आप, घटाना जानते हो आप, मैग्नीट्यूड निकालना जानते हो आप, बस इसका मान यहाँ पे रख देना है। तो a1 b1 a2 b2 कहाँ मिलेगा, तो आपको पता है कि लाइन 1 का फॉर्म ये होता है, लाइन 2 का फॉर्म ये होता है। तो यहाँ से a1 प्राप्त होगा, यहाँ नीचे यहाँ लिखा होगा तो a2 और यहाँ b1 और यहाँ पे b2। तो वहाँ से लिख देना है और b1 क्रॉस b2 निकाल देना है और a2 माइनस a1 के साथ डॉट करा करके b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड के डिवाइड कर देना है, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। और ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन ये बनता है, 3D का पहला लॉन्ग क्वेश्चन ये बनेगा आपसे। तो क्या रखना है, ये फॉर्मूला मेन होता है। अगर फॉर्मूला याद है तो सवाल बहुत ही आसानी तरीके से बनेगा। ठीक है, और 3D फॉर्म में भी फॉर्मूला, इस पर सवाल अभी नहीं आया है, लेकिन 3D फॉर्म का ये फॉर्मूला जो होता है ये भी याद कर लीजिएगा। ये x2 माइनस x1 बटा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 और ये आप b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है। ठीक है, यदि ये कभी सवाल अगर 3D फॉर्म में लाइन दिया है तो ये वाला सूत्र लगाइएगा तो आसान होगा, अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो आपका ये वाला सूत्र लगाइएगा तो वही आसान होगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म के सवाल आते हैं। एक और टॉपिक इस पे बनता है कि अगर दो समानांतर रेखा अगर हो गया तो क्या वही फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं, उसका एक स्पेशल फॉर्मूला आता है ये वेक्टर बी, क्योंकि वहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कि ये समानांतर है। तो देखिए ये वाला बी और ये वाला बी दोनों क्या है, सेम रहेगा। अगर इधर का दोनों सेम रहेगा तो समझ जाएंगे क्या है, ये समानांतर है। ठीक है, चलिए, तो केवल यहाँ a1 और a2 अलग रहेगा, b दोनों के लिए सेम रहेगा, तो यहाँ एक ही b से काम चल जाएगा। तो d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b अक्रॉस a2 माइनस a1, वहाँ डॉट था ना b1 क्रॉस b2 जब निकाल रहे थे तो, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका क्रॉस हो जाएगा b1 क्रॉस b2 b क्रॉस a2 माइनस a1 बटा मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये अगर समानांतर है तो ये वाला लगाइएगा फॉर्मूला, नीचे क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इस पे हम एक सवाल आपको बना दिए हैं, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को कैसे बनाने हैं। कह रहा है कि रेखाओं L1 और L2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
जिनके सदिश समीकरण, देखो सदिश वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ये अधिकतर सवाल इसमें वेक्टर फॉर्म में ही पूछे जाते हैं क्योंकि यही सबसे अच्छा होता है और बेसिक चीज़ होता है, इसीलिए। तो आपको ये पता रहेगा क्या, एक R1 पता रहेगा, R2 पता रहेगा, तो यहाँ से क्या तुमको मिल गया बताओ, आपको मिल गया ये कि आपको A1 ये अब क्या हो जाएगा आपका A1, ये हो जाएगा आपका A1, ये हो जाएगा आपका B1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं, लाइन 1 को लिख दिए हैं, लाइन 2 को लिख दिए हुए हैं, ठीक है। और इसको कंपेयर करेंगे, क्या है वेक्टर आर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 तथा वेक्टर आर इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2 से तुलना करने पर, तो यहाँ से A1 मिल गया, A2 मिल गया, B1 मिल गया, B2 मिल गया, ये सब आपको तो पता चल गया। ये होता है जिसे समझाएं कि ये आपका A1, ये B1, ये A2, ये B2, इस प्रकार से आपको मिल गया। ये चारों के चारों आपको लिख देने हैं। चारों को लिखने के बाद जानते हो कि एक फॉर्मूला होता है जो आप याद किए हो, वी नो दैट लिखना है। जो डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइन्स का फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अब बाटा मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। अब मेन बात है, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा और सब काम पहले, क्योंकि ये सब अपने आप में एक सवाल होता है, ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 अलग निकाल दीजिएगा, A2 माइनस A1 अलग निकाल दीजिएगा। तो सबसे पहले हम A2 माइनस A1 निकाल दिए हैं। A2 माइनस A1 कैसे निकालेंगे, तो A2 में से A1 को घटा करके, देखो A2 पता है ना, यहाँ पे A2 पता है, यहाँ पे A1 पता है यहाँ पे, तो 2i में से i घटेगा तो i कैप, और j में से j घटेगा तो 0, ये k में से k तो है नहीं, तो k में से 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये k कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपका कैसे निकालना है। A2 माइनस A1 निकाल देना है। B1 क्रॉस B2 का फॉर्मूला होता है, कैसे निकालोगे, डिटर्मिनांट i कैप, j कैप, k कैप, और ये जो आपका B1 का जो वेक्टर है, देखो B1 कितना है, B1 यहाँ पे है 2 -1 1, 2 -1 1, और B2 का लिखेंगे 3 -5 2, 3 -5 2। इसको जब सॉल्व कर दीजिएगा ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, इसको वेक्टर फॉर्म में जब सॉल्व करोगे i कैप इंटू, ये आपको समझ में आता है कि ऐसे कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो बताओ ये -2 अब +5 अब माइनस j कैप, ये 2 दूना 4 अब -3 प्लस k कैप, और ये हो जाएगा ये 2 दूना 4, सॉरी इसको 2 5 10, तो -10 और 3 +3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो B1 क्रॉस B2 आपका आ गया कितना बताओ, B1 क्रॉस B2 आपको निकाल देना है 3i कैप माइनस j कैप माइनस 7k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होगी, तब मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं आप, √3 के स्क्वायर प्लस -1 के स्क्वायर प्लस -7 के स्क्वायर, तो हो जाएगा √59। और फ्रॉम इक्वेशन 1 अब देखो इक्वेशन 1 क्या है, B1 क्रॉस B2 का मान पता हो गया, A2 माइनस A1 का मान पता है, उसका मान रख देंगे, तब B1 क्रॉस B2 इतना है, A2 माइनस A1 इतना है। अब इसको डॉट निकाल दीजिए, डॉट निकालने के बाद कितना आया, 3 + 0 + 7, अब बटा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 कितना आया है, √59। अब इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका D आ गया। अब एक और सवाल यहाँ पे लिखे हुए हैं कि निम्न रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी कैसे निकालोगे बताओ, दूरी आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि ये देखो वेक्टर, ये दोनों सेम है, तो ये पैरेलल वेक्टर है। तो पैरेलल वेक्टर के लिए ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, पहले A1 लिख देंगे और A2 लिख देंगे। तो A1 आपको इतना मिल गया, ठीक है, A2 आपको इतना मिल गया, और B1 निकाल दीजिए। B1 तो दिया हुआ है, दोनों एक है तो B लिख दिए, ये B1 नहीं है, क्या है, B लिख दिए। अब बताओ, जब पता चलेगा कि दोनों पैरेलल है तो D का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 अब बाटा मैग्नीट्यूड ऑफ B। अब इसको जब हम डायरेक्ट लग दीजिएगा, तब B को i कैप, j कैप, k कैप हो गया, और आपका B का यहाँ पे B वेक्टर लिखा गया। A2 माइनस A1 यानी घटाने के बाद A2 माइनस A1 यानी 3 में से 3i में से i घटेगा तो क्या होगा 2i, और ये हो जाएगा कितना बताओ, ये 3j में से j घटेगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1, और ये हो जाएगा -5 में से -4 घटेगा तो आपका -k हो जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे, सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आपका आ जाएगा। इसको आपको सॉल्व करके कमेंट कर देना है कि बन गया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगले दिन जो कॉन्सेप्ट मिलेगा वो 11.3 का हम कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। और जब ये समझ गए होंगे ना, यहाँ से एक आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन कराए हैं। जानते हैं कौन कौन लॉन्ग क्वेश्चन कराए हैं, एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। जैसे ये सवाल कराए हैं, इसको एकदम रट लेना है, ठीक है ना सवाल को। और इसके जो P निकालने का है, एक दो है ना ये सवाल, ये P निकालने वाला, इसको आपको कर लेना है, खूब बढ़िया से कर लीजिएगा। इस पे सवाल रहेगा 11.2 का, तो सब्जेक्टिव में यही सवाल रहेगा। अब देखिए जो ये ऑब्जेक्टिव के जो है ये फॉर्मूले छोटे छोटे हैं, इसको बहुत ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा।
और अगले दिन जो होगा 11.3 का जो भी 3D का फर्म का कोई क्वेश्चन है आपको समझ में वो भी आ जाएगा, तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा अगले दिन और ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले दिन।